नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत खबर कवर्धा से है, जहां कुकदूर क्षेत्र में सड़क हादसे में 19 बेगा आदिवासियों की मौत हो गई थी। इस हादसे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। इस मामले पर पीआईएल के जरिए 24 मई को चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि कबीरधाम जिले के बाहपानी गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी। सभी मृतक सेमराहा गांव के बताए जा रहे हैं। ब्रेक फेल होने के कारण ऐसा हुआ बता रहे हैं और 18-19 लोगों की मृत्यु हुई है। महिलाएं सर्वाधिक हैं उसमें परिवहन विभाग से और बहुत ही बड़ा दुख है भाई। सिमरहा एक ही गांव सारे लोग हैं, बहुत बड़ा दुख है विषय। तेंदुपत्ता के लिए हर साल आते थे, इस साल भी आए। अभी दुर्घटना है, मतलब आर्थिक सहयोग बड़ी बात नहीं है। कई मैंने अपने तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, संग्राहक परिवार की अपनी अलग योजनाएं। अगर संग्राहक परिवार का मुखिया होता है तो उसको 4 लाख मिल जाता है, और अगर 50 साल से नीचे का है तो, और 50 साल से ऊपर का मुखिया है तो 75,000 मिलता है। सदस्य है तो उससे कुछ और राशि है। ये सब छोड़ करके भी सरकार की तरफ से सहयोग तो होगा। गाँव में भी जितनी अपनी गाड़ियां हैं और सुलभ होने के कारण और सस्ता होने के कारण उपयोग करते हैं, लेकिन ये है कि फिटनेस पर थोड़ी अब जोर देने की आवश्यकता है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। थोड़ा गाँव वालों से भी विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़कर आग्रह है कि इन बातों पर जरूर ध्यान दें और गाड़ी के फिटनेस आदि का पूरा चेक। और हमने अलग अलग घाटों पे अवैध रेत उत्खनन पे रेड कार्रवाई की है, जिसमें खमतराई है सिरपुर क्षेत्र का। उसमें 2 हाइवा और 1 चैन माउंटेन वहाँ पे मौके मौजूद मिली गई, जिसे जब्त कर खनिज विभाग को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल तो अभी सारे घाटों पे हमारे जो रेड कार्रवाई किए जा रहे हैं, जहाँ जिस घाट में अगर गाड़ी मौजूद मिल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है कि हमें खनिज विभाग इस पे मौन है, कार्रवाई दोनों तरफ से की जा रही है। हमको जिस प्रकार से सूचना मिलती है हम उस मौके पर वहाँ कार्रवाई करते हैं और इसकी सूचना खनिज विभाग को देते हैं। फिलहाल तो अभी इसकी कोई जानकारी अभी मिली नहीं है, जो अवैध रेत खनन है किसके द्वारा किया जा रहा है। मौके पर कुछ लोग वहाँ उपस्थित थे जिनसे तो कवर्धे में भीषण हादसे में जिस तरह से 19 लोगों की मौत का मामला, हाईकोर्ट ने इस मामले का खुद ही संज्ञान लिया है, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से परिवार की मदद की जाएगी अलग अलग नियमों के आधार पर। लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरह से आदिवासी खेमे में इसको लेकर चिंता की लहर है। हाईकोर्ट के खुद संज्ञान लेने के बाद अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सरकार के द्वारा किस तरह से इन परिवारों की मदद की जाती है, किस तरह से दोबारा इन्हें जिंदगी में खुशहाल बनाने के लिए सरकार मदद कर पाती है और एक बार फिर से स्थापित करने में मदद करती है। 24 मई को कोर्ट करेगा सुनवाई। भीषण सड़क हादसे मामले में चीफ जस्टिस करेंगे सुनवाई। तो ये आप देख पा रहे हैं, बेहद ही दुखद और मार्मिक तस्वीर है ये, जहां पर 19 लोगों की चिताएं एक साथ जलाई गई हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई, बताई जा रही है कि ये सभी लोग एक ही गांव के थे। समरिहा गांव के ये तमाम लोग बताए जा रहे हैं, आदिवासी परिवारों से जुड़े हुए थे। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज जी, जिस तरह से कवर्धा में ये हादसे में 19 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बेहद मार्मिक तस्वीरें, 19 लोगों की चिता एक साथ जलाई गई है। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है, क्या लगता है आगे कोर्ट की कार्रवाई के बाद और सरकार ने जिस तरह से ऐलान किया है, किस तरह से इनको एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश की जाएगी? जी प्रियंका, आपको बता दें प्रियंका कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये बड़ी घटना ये सोमवार को हुई है, जो बहुत ही दर्दनाक और विदारक घटना है, जिससे पूरा छत्तीसगढ़ ही एकदम ये कहा जा सकता है कि पूरे दुख में पूरा छत्तीसगढ़ देखने को मिला। और ये 19 लोग की जो मृत्यु हुई है इसमें, ये तेंदुपत्ता के मजदूर थे, तेंदुपत्ता तोड़ के अपनी जीविका चलाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही गांव की ये 19 लोग थे और एक ही परिवार के 11 लोग थे उसमें। ये बहुत दर्द विदारक घटना देखने को मिली। तो ऐसे में
छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के साथ साथ पूरे देश के नेताओं, जो चाहे पक्ष के विपक्ष के सभी लोगों ने इस घटना के अपना दुख व्यक्त किया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं बड़ी घटना मानी जा सकती है और इसी घटना को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान में लेते हुए इस पे 25 मई को सुनवाई चीफ जस्टिस के बेंच के द्वारा की जाएगी। जी, ये एक महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी काफी अच्छे से इस घटना को ले रही है, बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी बराबर जो है जब से ये घटना हुई लगातार सारे कार्यक्रम को छोड़कर वो वहां पहुंच गए और तब से वहां पे बराबर नजर बनाए हुए और तत्काल जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 लाख रुपए की राहत राशि देने की बात कही। तो ऐसे में कहीं न कहीं मजदूरों के लिए बड़ी खबर है ये। जी बिल्कुल, तो मजदूरों के लिए बड़ी खबर है, सहायता राशि देने की बात की गई है। कोर्ट ने इस घटना का खुद संज्ञान लिया है और 24 मई को चीफ जस्टिस इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या कुछ कोर्ट में निकल कर सामने आ सकता है? और जिस तरह से कोर्ट ने खुद ही घटना का संज्ञान लिया है, ऐसे में क्या कहना है? जी प्रियंका, इसमें जो है हाईकोर्ट ने जो ये मामला संज्ञान में लिया, इसमें आपको विशेष बात यह है कि तेंदू पत्ता जो मजदूर है इनके लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं। हो सकता है, माना जा रहा है ऐसा कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट बेंच द्वारा वो जो तेंदू पत्ता मजदूरों के लिए शासन प्रशासन से राहत राशि होती है उसको दिलाने का प्रयास हो सकता है, हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है इस बड़ी घटना को देखते हुए। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से तेंदूपत्ता संग्राहक जो तमाम परिवार काम करते हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ऐलान भी किया है कि सरकार की तरफ से जो मदद होगी वो की जाएगी। दूसरी तरफ हाईकोर्ट से आदेश, ये हादसा जो है इसके पीछे की मुख्य वजह किसे माना जा सकता है? क्या वाकई में हादसा है या कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है? क्या वजह है इस हादसे की? जी बिल्कुल प्रियंका, ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखने को यह है कि इसमें जो है जिस गाड़ी से ये दुर्घटना हुई है उसमें 35 लोग सवार थे और उसमें यहाँ पर उसको छोटा हाथी बोला जाता है। ऐसे में छोटी सी गाड़ी, उसको टेम्पो भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो एक टेम्पो में सवारी यात्रियों की क्षमता जितनी होनी चाहिए उतनी न होकर 35 मजदूरों को उसमें बैठाया गया था। यह कहीं बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि मेन वजह यही माना जा रहा है। और पुरानी गाड़ी थी जिसका फिटनेस भी नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए कि आजकल गाड़ियों के लिए काफी प्रतिबंधित नियम कानून निकल चुके हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि सरकार द्वारा शायद उस गाड़ी का फिटनेस भी खत्म हो रखा होगा, ऐसा भी माना जा सकता है। अब ये तो जांच का विषय बनता है कि गाड़ी में क्या कमी थी या गाड़ी में क्षमता तो निश्चित रूप से देखने को मिली कि इसमें 35 मजदूर तेंदूपत्ता वाले सवार थे। यह भी एक गलत बात है, जो कानून का उल्लंघन ये भी था। तो कहीं न कहीं अब ये जांच का विषय बन चुका है और निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा बराबर नजर बनाए, उनका कहना है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से विजय शर्मा का बयान निकलकर सामने आया, सरकार के द्वारा परिवारों की मदद की बात कही गई है। साथ ही साथ देखना ये होगा कि हाईकोर्ट के इस घटना के संज्ञान लेने के बाद 24 मई को सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर कवर्धा से है, जहां ग्राम बाहपानी में एक भीषण हादसा हो गया जिसमें 19 आदिवासियों की मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने हादसे में अपनी जान गंवाने वाले 19 आदिवासियों के परिवार के बच्चों को गोद लेने की घोषणा की है। विधायक भावना बोहरा ने मृतक परिवारजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से घटना निकलकर सामने आई है, पीड़ित बच्चों को जाकर मुलाकात की है भावना बोहरा ने और साथ ही साथ उन बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की भी बात कह रही हैं। जी प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का कवर्धा ये जो दुर्घटना हुई है काफी बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है। तो ऐसे में पंडरिया जो है क्षेत्र वहीं का माना जाता है और वहीं से वो विधायक हैं भावना बोहरा जी, जो उस समय घटना के समय मौजूद भी नहीं थी। वो झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए गई हुई थी, लेकिन जब उनको ये जानकारी मिली तत्काल वहां से वो सारे कार्यक्रम को रद्द करते हुए कल वो पहुंची है देर शाम
कवर्धा, जहाँ पे ये घटना वहाँ परिवारजनों से मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जितने भी परिवार के लोगों की वहाँ पर ये दुर्घटना में मृत्यु हुई, उनके पूरे परिवार के बच्चों के पढ़ाई से लेकर शादी विवाह तक की बात जो है भावना बोहरा बोली कि ये सारी जिम्मेदारी हम सभी परिवारों का मैं खुद वहन करूंगी। जी, यह एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है। जी बिल्कुल। तो 24 बच्चों की जिम्मेदारी भावना बोहरा ने यहाँ पर ली है और एक अच्छा कदम है। राजनीतिक होने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं भावनात्मक जिस तरह से जुड़ाव यहाँ पर महसूस किया गया है। भावना बोहरा की मुलाकात करने के बाद क्या कुछ सांत्वना, कुछ राहत की सांस उन परिवारों ने ली है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, निश्चित रूप से परिवारों को काफी बड़ी राहत मिल गई और साथ ही साथ सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का मदद। और दूसरी बात फिर उसके बाद भावना बोहरा का 24 बच्चों को पूरा उनकी पूरी जीविका समझ लीजिए कि एक शुरू से लेके अंत तक शादी विवाह तक की बात वो अपने खर्चे पर वहन करेंगी। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आई रही और निश्चित रूप से सरकार के लिए, समाज के लिए भी एक अच्छी पहल भी मानी जा रही है। और गरीब मजदूरों के लिए बात जहाँ तक करे तो निश्चित रूप से उनको एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिली है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से बड़ा हादसा है, बड़े हादसे में 19 लोगों की मौत हुई है। आप परिवारों की बात करें तो परिवारों की इस समय क्या कुछ स्थिति है और परिवार में कितने लोग हैं जो निर्भर करते थे उन तमाम लोगों पर जिनकी मौत हुई है? जी प्रियंका, जिस 19 परिवारों की जो दशा है अभी देखने से वहाँ पर इतना गमगीन माहौल है कवर्धा में और एक ही गांव का मामला है तो पूरा गांव एक सन्नाटे में एक मातम सा पसरा हुआ है। ऐसे में अभी यह कह पाना कुछ जरूरी नहीं हो पा रहा है कि ऐसे में कुछ कहा जा सके कि उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रही है, तो परिवार ही जानता है जिसके साथ इतनी बड़ी घटना। और जहाँ तक मेन बात ये आती है सामने निकलकर कि जो तेंदुपत्ता मजदूर थे वो खुद परिवार के ही पालक थे, तो ऐसे में वहाँ की घटना बहुत ही दर्द विदारक देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, साथ ही साथ जिस तरह से एक तरफ डिप्टी सीएम ने ऐलान किया है, कोर्ट ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है, भावना बोहरा भी वहां पर पहुंची हैं, तमाम जो परिवार के लोग हैं उनकी मदद करने के लिए क्या बाकी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं सरकार के अलावा? जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से देखा जा रहा है वहाँ पर और जहाँ तक सरकार के साथ साथ अब हाई कोर्ट भी इसमें जो दाखिल हो चुका है, तो ऐसे में जो समाज सेवी संस्था भी हैं, कल कुछ नेता, विपक्ष के नेता भी वहाँ पर गए थे तो कुछ सहयोग राशि देने की बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें सामाजिक संस्था और विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो भी कुछ न कुछ मजदूरों को मदद में आगे आएंगी, क्योंकि आपको इसमें महत्वपूर्ण बात बता दी कि ये जो तेंदुपत्ता मजदूर है ये एक बड़े वोटर्स भी है यहाँ पर, जिसका असर जो है सिर्फ यहाँ ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में चुनाव का माहौल है, निश्चित रूप से इन लोगों को काफी राहत जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी तरफ से मिलने की आशा नजर आती है। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य की जीडीपी में ऐतिहासिक वृद्धि का दावा करते हुए राजस्व बढ़ाने के मामले में पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया था ताकि भ्रष्टाचारियों की जेब में ज्यादा पैसा डाला जा सके। इससे सरकार के खजाने में पैसा ऑटोमेटिक कम आया। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक प्रमोशन का माहौल, उनके लिए उनको कोऑपरेट करने वाला माहौल स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है, ताकि प्रदेश की जीडीपी को जो हमने लक्ष्य रखा है कि आने वाले 5 सालों में 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ पहुंचाना, उसको हम सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए इन्वेस्टर्स का आना बहुत जरूरी है। इसमें टारगेटेड वे में कहाँ क्या क्या संभव है उस दृष्टिकोण से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इससे निश्चित रूप से परिणाम बेहतर आएंगे। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट भी होगा, जीडीपी भी एक ऐतिहासिक तरीके से आगे बढ़ेगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर रायपुर से है, जहां स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की जानकारी मांगी है। बता दें कि 10 दिन के अंदर समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही पिछले 5 सालों के ड्रॉप आउट निकालने के निर्देश दिए गए हैं।
बताया जा रहा है कि आरटीई के तहत लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो वहीं कई बड़े स्कूलों में आईटीई के बच्चों से भेदभाव करने का मामला सामने आया है। खबर कांकेर से है, जहां कांकेर विधायक आशाराम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि नगरपालिका शहर के मुख्य मार्ग पर बह रहे पानी को देखकर रुके और मौके पर ही अधिकारी को बुलाकर फटकार लगाई। जहां निर्माण कार्य कुछ दिनों पहले ही हुआ है, लेकिन मार्ग पर 2 बड़ी जगह लीकेज दिखाई दिया, जिसके चलते मुख्य सड़क पर इस तरह का व्यर्थ पानी बहता हुआ देख विधायक जी नाराज हो गए। अगली खबर दुर्ग से है, जहां 21वीं सदी के इस युग में अभी भी कुछ सामाजिक बुराइयां हैं जिसे समाज अब तक दूर नहीं कर पाया है। ऐसी एक सामाजिक बुराई है किसी को समाज से पूरी तरह बहिष्कृत कर देना। लगभग 34 साल से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा एक परिवार डीएम से मुलाकात करने पहुंचा। परिवार ने बताया कि सामाजिक रूप से बहिष्कार की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगभग 35 साल की उम्र हो जाने के बाद भी उनकी और उनकी बहन की शादी नहीं हो पा रही है। उनका धनकर समाज उन्हें समाज में शामिल नहीं करने देना चाहता। उन्होंने डीएम से मांग की है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए और चेतावनी भी दी जाए कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो धर्म परिवर्तन करेंगे या सामूहिक रूप से आत्महत्या करेंगे। शादी किया हूँ, अंतरजातीय विवाह है ना। उसके बाद मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अभी धमतरी संजय गांधी फीस एचडी वहीं मैं काम करता हूँ और मैं समाज से हमेशा निवेदन किया हूँ, हम बार कि मेरे को ले लो। सन 88 से मुझे तो पृथक कर दिया है समाज से। निवेदन किया हूँ, महासभा गया हूँ, परिक्षेत्र हवारा परिक्षेत्र में गया हूँ, 5-6 साल हो गया। उसके बाद जाने के बाद अभी प्रक्रिया चालू हो गया था, उसमें कुछ 2-4 आदमी अड़ंगा डाल दिए, फिर उसके बाद वहाँ से फेरे कर दिए। अब मेरे पास मरने के सिवा कुछ चारा नहीं। 8 वर्षों से हवारा अपने जो परिक्षेत्र होते हैं, मेरा है मुख्य उद्देश्य सामाजिक की धारा में मेरे को जुड़ना और मेरे परिवार वालों को जोड़ना। तो मेरा 33 वर्ष उम्र है, मेरी बहन का 34 वर्ष उम्र है और मेरा नाम कुमार धनकर है और मेरी बहन का नाम नोमेश्वरी धनकर है। मेरे पिताजी श्री हरिश्चंद्र धनकर जी, जो कि भूतपूर्व ननकट्ठी गाँव में उनका पैदाइशी है। तो उनको मतलब मेरे दादाजी, उनसे भी कुछ गलती हुआ था, जो कि मेरी दादी जी अन्य कास्ट की थी। तो उसके कारण से मेरे पिताजी को समाज से वहाँ ननकट्टी से पैदाइशी से उनको भी बहिष्कृत कर दिया गया था, मात्र 7 साल की उम्र में। तो उस समय मेरे पिताजी को समाज को उनको संरक्षण देना चाहिए था, लेकिन समाज मेरे पिताजी को संरक्षण नहीं दिए। तो मेरे पिताजी जैसे तैसे करके अपना जीवन व्यतीत किए। उसी के सिलसिले में 20-21 साल की उम्र में मेरे पिताजी लगभग काम के सिलसिले में अपने, तो उनको अनुसूचित लड़की यानी मेरी माता जी से शादी हो गया था उनका। शादी होने के बाद फिर हम लोग ऐसे ही खामोश थे। खामोश रहने के बाद सर हमको पता चला 2016 में कि हमारे समाज की मुख्य धारा में हमको जोड़ा जा रहा है। तो हमने उसके लिए विशेष कदम उठाया और हमने अपने समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे जाके विनती की। जहाँ से बंद पड़े वहाँ तक हम लोग गए किए, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। खबर कोरबा से है, जहां लगातार हो रही चोरियों जैसी तमाम समस्याओं को लेकर अब कोरबा डीएम ने अपनी नजर तेज कर दी है। डीएम ने मेधा प्रोजेक्ट गेवरा कोयला खदान का निरीक्षण किया और अधिकारियों की जमकर खिंचाई भी की। कोरिया जिले में ओपन और अंडरग्राउंड मिलकर लगभग 19 कोयला खदानें हैं। इनमें से गेवरा की ओपन कोल माइंस एससीसीएल की मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन इन खदान से आए दिन मजदूरों के आंदोलन, नेताओं की शिकायत, हजारों लीटर डीजल की चोरियां, मशीनों में आग लगना जैसी तमाम समस्याओं को लेकर कोरबा कलेक्टर ने खदान का दौरा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गेवरा माइंस का निरीक्षण किया गया। इसमें एससीसीएल के जो जीएम हैं, जीएम साहब के साथ जो कोल प्रोडक्शंस हैं उसका स्टेज, उनके ओवरबर्डन का निराकरण और जो उनके साइलोज हैं जहां से उनका ट्रांसपोर्टेशन कोल का होता है, इन सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। और साथ ही एससीसीएल गेवरा के जो निकटस्थ गांव हैं उन गांव वालों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को समाधान करने की दिशा में जीएम को एससीसीएल को निर्देशित किया गया और एससीसीएल के जीएम साहब के द्वारा यह भरोसा दिया गया है कि उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाए। खबर महासमुंद से है, जहां अवैध रेत खनन में पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने बीती रात दबिश देकर 2 हाइवा और 1 चेन माउंटेन जब्त कर मामला खनिज विभाग को सौंप दिया है। तो वहीं सूत्रों की माने तो अवैध रेत के उत्खनन करने वालों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।
साथ ही खनिज विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि कल दोपहर रेत घाट पर अवैध उत्खनन के लिए रैंप बनाया गया था, जिसे हटाया गया था, लेकिन रात होते ही फिर उसी जगह पर अवैध रूप से रेत का परिवहन शुरू किया गया। विरोध है और मोहकम है, हमतरई है। यहाँ निरंतर जो है हमारे उड़नदस्ता दल के द्वारा चेकिंग और जांच वगैरह की जा रही है और एक हमतरई जो स्थान है वहाँ पे रैम बनाते हुए रात्रि 8 बजे के आसपास मशीन को जब्त करके सील किया गया था और पुनः ऐसी सूचना आई कि वहाँ पे रेत निकासी की जा रही है फिर से। तो पुलिस स्टाफ पुलिस बल के साथ गया हुआ था, उसमें वहाँ पे फिर से हाईवा और मशीन को जब्त की गई है और थाने में जब्त करके रखने की कार्रवाई की जा रही है। और हमने अलग अलग घाटों पे अवैध रेत उत्खनन पे रेड कार्रवाई की है, जिसमें खमतरई है सिरपुर क्षेत्र का, उसमें 2 हाईवा और 1 चैन माउंटेन वहाँ पे मौके मौजूद मिली गई, जिसे जब्त कर खनिज विभाग को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल तो अभी सारे घाटों पे हमारे जो रेड कार्रवाई किए जा रहे हैं, जहाँ जिस घाट में अगर गाड़ी मौजूद मिल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है कि हमें खनिज विभाग इस पे मौन है, कार्रवाई दोनों तरफ से की जा रही है। हमको जिस प्रकार से सूचना मिलती है हम उस मौके पर वहाँ कार्रवाई करते हैं और इसकी सूचना खनिज विभाग को देते हैं। फिलहाल तो अभी इसकी कोई जानकारी अभी मिली नहीं है, जो अवैध रेत खनन है किसके द्वारा किया जा रहा है। मौके पर कुछ लोग वहाँ उपस्थित थे जिनसे पूछताछ किया जा रहा है। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिले के पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के द्वारा मानव तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने और नाबालिग लड़कियों को बहलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ अभियान सृजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। ऐसा ही एक मामला रायपुर जिले के ग्राम सासाहोली गांव का सामने आया है, जहां आरोपी ने नाबालिग लड़की को पहले बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन दिया और उसके बाद उसे भगा कर ले गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के चंगुल से नाबालिग को छुड़वाया है। साथ ही साथ आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। खबर कोरबा से है, जहां जिले में तानाखार से पूर्व विधायक केरकेटा और उनके बेटे समेत 10 पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि 5 करोड़ की जमीन को 99 लाख में लेने का आरोप, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण प्रार्थी ने कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। कोरबा में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदला है। पिछले 1 हफ्ते से कोरबा में शाम ढलते ही मौसम का मिजाज बदल जाता है। तेज आंधी, बारिश, अंधेरे से जिले का तापमान काफी घट गया है। वहीं जिले में दिन में तापमान 44 डिग्री के आसपास बना रहता है। तेज गर्मी से लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है मौसम करवट बदल लेता है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।